न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केस लल्लीमल बिहारीलाल और अन्य बनाम रामबाबू वैश्य एवं अन्य। दिनांक 22 मई 1989 को। समतुल्य उद्धरण ए 1990 MP 64, ए 1990 मध्य प्रदेश 64, 1990 MPLJ 323। निर्णय TN सिंह जे। 1। 9 वादीगणों में से 8 ने, जो स्वयं को ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन का सदस्य बताते हैं, अपने मुकदमे में निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील की है। प्रतिवादियों की सूची में कई व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन केवल औपचारिक पक्षकार के रूप में। प्रतिवादी क्रमांक 1 रामबाबू वैश्य ने केवल लिखित बयान दाखिल किया और मुकदमे का विरोध किया। 2। दलीलों, मुद्दों, साक्ष्यों और विवादित निर्णय का संदर्भ दिए जाने से पहले इस चरण में भी विवाद की संक्षिप्त रूपरेखा को इंगित करना उचित हो सकता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट स्पष्ट रूप से शामिल मुद्दों के कानूनी स्वरूप से संतोषजनक ढंग से निपटने में विफल रहा है। वास्तव में विवादित निर्णय में अनुबंध अधिनियम, माल की बिक्री अधिनियम या यहां तक कि सामान्य कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का कोई संदर्भ नहीं है, जिस पर वादी के दावे का आधार वास्तव में टिका हुआ था। संक्षेप में, वादी ने अपने माल के गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया और इसलिए उस दावे की योग्यता और उस दावे को पूरा करने में प्रतिवादी द्वारा दिए गए औचित्य का न्याय करना आवश्यक था। ये मुकदमा निस्संदेह एक निरोधात्मक कार्रवाई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने विवाद का फैसला करने में अनावश्यक रूप से 15 मुद्दों को तैयार करके खुद को गलत दिशा में ले लिया। 3। अभिवचनों में स्वीकार किए गए तथ्यों को तुरंत कहा जा सकता है। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि वर्ष 1950 में एग्रीको औजारों की कमी थी, जिनकी आपूर्ति मैसेस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर द्वारा की गई थी तथा तत्कालीन मध्य भारत सरकार का नागरिक आपूर्ति निदेशालय आपूर्ति एवं न्यायसंगत वितरण के मामले में शामिल था। निस्संदेह दिनांक 17 फरवरी 1950 को स्वयं नागरिक आपूर्ति निदेशक के आदेश पर क्षेत्रीय नियंत्रक नागरिक आपूर्ति ग्वालियर के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन, ग्वालियर संक्षेप में एसोसिएशन, का गठन किया गया था, जिसमें 8 वादी, प्रतिवादी एवं प्रोफार्मा प्रतिवादी शामिल थे तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 को संयोजक एक्सटेंशन D1 चुना गया था। हालांकि उक्त एसोसिएशन आज तक एक अनिगमित निकाय ही बना हुआ है, यद्यपि यह अपने अध्यक्ष प्रतिवादी क्रमांक 1 रामबाबू के माध्यम से कार्य कर रहा था। वैश्य और वादी संख्या 5 मीराचंद कोठारी को इसका सचिव बनाया गया। रामबाबू वैश्य द्वारा 28 अगस्त 1950 एक्सटेंशन P10 को त्यागपत्र दिए जाने तक एसोसिएशन उनके माध्यम से कार्य करती रही। तब तक के कार्यकाल के दौरान एसोसिएशन द्वारा मैसेस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को कुछ एग्रीको औजारों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन केवल एक वैगन लोड औजारों की आपूर्ति की गई थी और बुक किए गए ऑर्डर का एक हिस्सा निष्पादित नहीं हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब प्रतिवादी रामबाबू वैश्य ने त्यागपत्र दिया तो घटनाओं ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्होंने वास्तव में इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि 7 प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों ने ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन ग्वालियर से खुद को अलग कर लिया और एग्रीको डीलर्स सिंडिकेट ग्वालियर के नाम और शैली के तहत एक नया निकाय बनाया। लिखित बयान में उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि जब मैसेस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से एक वैगन लोड आपूर्ति प्राप्त हुई थी, तो उसे खुदरा बिक्री के उद्देश्य से एसोसिएशन के 16 सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था और उक्त एसोसिएशन के विभाजित होने के बावजूद दिए गए ऑर्डरों के विरुद्ध बकाया आपूर्ति के संबंध में पुरानी व्यवस्था जारी रही और इसलिए उनके इस्तीफे के बावजूद रामबाबू वैश्य ने मैसेस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाने वाली आपूर्ति के संबंध में लेनदेन को पूरा करने के उद्देश्य से केवल वादी को शामिल करते हुए उक्त एसोसिएशन के मामलों के संबंध में अधिकार का प्रयोग करना जारी रखा, जिसे वादी के उक्त एसोसिएशन के सदस्यों और प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों के बीच वितरित किया गया, जिन्होंने इस बीच नई संस्था एग्रीको डीलर्स सिंडिकेट ग्वालियर, इसके बाद सिंडिकेट कहा जाएगा, का गठन किया। इस संबंध में ये कहा जाए कि D3, जिसका शीर्षक नोटिस सूचना पत्र है, दिनांक 27 दिसंबर 1950 को सुनवाई हुई, इस संबंध में बचाव का मुख्य आधार है। 4।
तथ्यों के आधार पर यह विवादित नहीं है कि मैसेज ग्वालियर एग्रीकोल्ड डीलर्स एसोसिएशन ग्वालियर के नाम से बनाए गए 3 चालान एक्सटेंशन P4, P5 और P6 सभी दिनांक 31 जनवरी 1952 के अंतर्गत मैसेज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर द्वारा रेलवे द्वारा माल भेजा गया था और उन मालों की डिलीवरी प्रतिवादी रामबाबू वैश्य द्वारा प्राप्त की गई थी, जिससे मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। अपने लिखित बयान में प्रतिवादी रामबाबू वैश्य ने स्वीकार किया है कि माल की डिलीवरी लेने के बाद उसे कुछ समय के लिए एक गोदाम में बिना वितरित किए रखा गया था, लेकिन 9 वादियों ने अपने हिस्से का माल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने विशेष दलील दी कि एक बैठक हुई थी जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके संबंध में 27 दिसंबर 1950 एक्सटेंशन D3 की सूचना जारी की गई थी। उन्होंने ये भी दलील दी कि बैठक में सभी डीलर वादी और प्रतिवादी शामिल हुए थे जो विवादित आपूर्ति को साझा करने के हकदार थे और एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इसे बैठक की कार्यवाही में दर्ज किया गया था और यह रिकॉर्ड मैसेज फूलचंद हीराचंद कोठारी के पास उपलब्ध है। हालांकि उन्होंने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया कि कुछ वादियों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया और इसे पंजीकृत डाक से भेजा गया था। 5. इस प्रथम अपील में साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया जाना है तथा यह अभी किया जाएगा, लेकिन मैं अभी भी ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्षों तथा निष्कर्षों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। इस संबंध में ये ध्यान देने योग्य है कि वादी संख्या 9 ने मुद्दा संख्या 2 पर ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की है कि वह किसी डिक्री का हकदार नहीं है। मुद्दा संख्या 3 पर निचली अदालत ने एक्सटेंशन D3 को दिनांक 27 दिसंबर 1950 के संकल्प के रूप में स्वीकार किया तथा आश्चर्यजनक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वादी हीराचंद को खाते प्रस्तुत करने चाहिए थे तथा उनकी चूक के लिए उनके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। दोनों निष्कर्षों को गंभीरता से चुनौती दी गई है। हालांकि मुद्दा संख्या 7 पर निष्कर्ष के संबंध में यह विवादित नहीं है कि पार्टियों के संयुक्त अंशदान के 2731 रुपये आपूर्तिकर्ताओं के पास जमा थे, जिसे विवादित आपूर्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया था। लेकिन वादी ने एक्सटेंशन P11 के अनुसार दावा किया तथा साबित किया कि उनके तथा प्रतिवादियों के बीच सभी खातों का निपटान हो चुका था। गंभीर रूप से विवादित मुद्दा संख्या 5, 6 और 8 पर निष्कर्ष है कि विवादित आपूर्ति 8 वादियों के अनन्य स्वामित्व की नहीं थी, क्योंकि समझौते एक्सटेंशन D3 के अनुसार उन्हें प्रतिवादियों के साथ इसे साझा करना था। मुद्दा संख्या 11 पर दर्ज निष्कर्ष यह है कि हालांकि माल वादियों के संघ के नाम पर भेजा गया था और वादियों से 6,804 रुपये और 4 आने वसूलने के बाद उन्हें वितरित करने के लिए आर बैंक को भेजे गए थे, प्रतिवादी रामबाबू को अध्यक्ष के रूप में और समझौते एक्सटेंशन D3 के अधिकार पर उन सामानों की डिलीवरी लेने के लिए अधिकृत किया गया था। मुख्य मुद्दे संख्या 12 और 13 तदनुसार वादियों के खिलाफ नकारात्मक रूप से तय किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी ने अवैध रूप से माल की डिलीवरी नहीं ली थी। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने एक डिक्री पारित की जिसमें वाद की अनुसूची ए में दर्शाए गए विवादित माल में 8 वादियों की हिस्सेदारी 1/16वें हिस्से की सीमा तक घोषित की गई और उन्हें 1/16वें खर्च के रूप में 7,255 रुपये, 4 आने और 6 पाए का भुगतान करने पर माल की डिलीवरी पाने का अधिकार दिया गया, जिस पर मुकदमे की तारीख से लेकर डिलीवरी तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। वैकल्पिक रूप से 8 वादियों को प्रतिवादी रामबाबू से 233 रुपये और 3 आने प्रत्येक की वसूली करने का हकदार माना गया। 6. आश्चर्य की बात है कि प्रतिवादी रामबाबू ने गवाह पेटी में प्रवेश नहीं किया, केवल एक बचाव पक्ष के गवाह मोतीलाल उर्फ माथुलाल की जांच की गई। वादी ने मैसेज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के एक अधिकारी से पूछताछ की, जिसने पक्षों के बीच प्रासंगिक पत्राचार साबित किया और वादी के मामले का समर्थन किया कि विवादित माल उनके एसोसिएशन को बेचा गया था और आपूर्तिकर्ताओं ने जवाब देने वाले प्रतिवादी की अवैध कार्रवाई के खिलाफ विरोध किया था। वादी संख्या 5 हीराचंद कोठारी और वादी संख्या 8 बाबूलाल की भी जांच की गई। PW हीराचंद कोठारी अविभाजित एसोसिएशन और पुनर्गठित एसोसिएशन के सचिव थे, जबकि PW बाबूलाल पुनर्गठित एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और अविभाजित एसोसिएशन में वे सदस्य थे। यद्यपि प्रतिवादी रामबाबू की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री NK जैन ने PW कोठारी के साक्ष्य के कुछ हिस्सों पर मजबूत भरोसा जताया है,
अर्थात पेपर बुक के पृष्ठ 46 पर पैरा 10 से 13, पृष्ठ 53 पर पैरा 11 और पृष्ठ 56 पर पैरा 21। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित तथ्य इस गवाह और डीडब्ल्यू मोतीलाल की गवाही पर भरोसा करने से नष्ट नहीं होते हैं। वास्तव में मोतीलाल का साक्ष्य बेकार है क्योंकि यह एक्सटेंशन P1 और D3 का खंडन करता है। नागरिक आपूर्ति निदेशक एक्सटेंशन P1 का दिनांक 24 नवंबर 1950 का पत्र यह खुलासा करता है कि अविभाजित संघ ने काम करना बंद कर दिया है और उस वास्तविक स्थिति को उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं को तदनुसार सिफारिश करते हुए मान्यता दी है कि संघ और सिंडिकेट के संबंधित अधिकारों के संबंध में इसमें निहित निर्देशों के अनुसार दो नए निकायों को आपूर्ति की जाए। D3 में किसी संकल्प या यहां तक कि किसी बैठक के बारे में नहीं बताया गया है जिसके बारे में उन्होंने गवाही दी थी। जाहिर है प्रतिवादी अपनी मुख्य दलील को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा और वास्तव में साक्ष्य के आधार पर यह भी स्थापित नहीं हुआ कि PW कोठारी अविभाजित एसोसिएशन के खाते रखता था या उसे छिपा रखा था। उस संबंध में उसके अपने साक्ष्य का समर्थन एक्सटेंशन P11 द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा उसने प्रतिवादी रामबाबू से अविभाजित एसोसिएशन के खातों को स्थानांतरित करने के लिए कहा था जिसे उसने छिपा रखा था। इस तथ्य के अलावा कि PW कोठारी को PW बाबूलाल द्वारा समर्थित किया गया था कि एक्सटेंशन D3 के संबंध में कोई बैठक या संकल्प नहीं था, ये तथ्य की कथित बैठक की कार्यवाही को साबित करने के लिए PW कोठारी से मिनट बुक मांगने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था, एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो प्रतिवादी रामबाबू द्वारा अपने लिखित बयान में उठाए गए या DW मोतीलाल के माध्यम से साबित करने की मांग की गई दलील को गंभीर रूप से बदनाम करता है। वास्तव में यदि ऐसा कोई संकल्प था तो उसे PW बाबूलाल द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत मिनट बुक में दर्ज किया गया होता, जिन्होंने उसमें प्रतिवादी रामबाबू के दिनांक 28 अगस्त 1950 के त्यागपत्र के संबंध में दिनांक 8 सितंबर 1950 की बैठक की कार्यवाही को साबित किया था। यह अतिरिक्त तथ्य कि प्रतिवादी ने लिखित बयान में उठाए गए किसी तर्क को साक्ष्य द्वारा स्थापित करने के लिए गवाह के कटघरे में प्रवेश नहीं किया, लिखित बयान में उठाए गए तर्कों को पूरी तरह से बदनाम करता है, सिवाय इसके कि पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 7. मैं पहले उल्लेखित दो प्रश्नों पर तुरंत निर्णय लेने का प्रस्ताव करता हूं, साक्ष्य और लागू कानून की जांच करके। सबसे पहले, क्या विवादित माल जो शिकायत की अनुसूची ए में सूचीबद्ध है, कानून के अनुसार उस तारीख को वादी के अनन्य स्वामित्व का था जिस दिन प्रतिवादी रामबाबू ने बैंक से रेलवे रसीदें प्राप्त की या रेलवे से माल की डिलीवरी लेने के बाद। इस संबंध में मैं मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा नागरिक आपूर्ति निदेशक को संबोधित दिनांक 11 दिसंबर 1950 एक्सटेंशन P2 के पत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। ये पत्र निदेशक के दिनांक 24 नवंबर 1950 एक्सटेंशन P1 के पत्र के उत्तर में भेजा गया था, जिसमें निदेशक ने आपूर्तिकर्ता को एसोसिएशन के दो अलग अलग निकायों में विभाजित होने के तथ्य की सूचना दी थी। अपने पत्र में निदेशक ने कहा कि बड़े एग्रीको डीलरों ने एग्रीको डीलर्स सिंडिकेट ग्वालियर के नाम और शैली के तहत एक अलग निकाय बनाया है और नए एसोसिएशन को एग्रीको उपकरणों के 2 वैगन आपूर्ति किए जा सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपने पत्र में निदेशक ने ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन के पिछले ऑर्डर के शेष माल को प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी, ये देखते हुए कि उक्त एसोसिएशन को केवल एक वैगन लोड माल प्राप्त हुआ था और अभी भी एक और वैगन लोड प्राप्त करना बाकी है। उसी समय अनुरोध किया कि नए निकाय सिंडिकेट के लिए एग्रीको उपकरणों के 2 वैगन अलग से आपूर्ति किए जा सकते हैं। अपने उत्तर में एक्सटेंशन P2 आपूर्तिकर्ताओं ने लिखा, शेष उपकरण नहीं भेजे जा सकते क्योंकि ये वैगन लोड नहीं बनेंगे, इसलिए हम ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन ग्वालियर को हमारे उपरोक्त कार्य आदेशों के लिए लंबित उपकरणों के साथ वैगन लोड के रूप में कुछ और उपकरण भेजने की पेशकश कर रहे हैं। हम आपके द्वारा अनुशंसित नवगठित एग्रीको डीलर्स सिंडिकेट ग्वालियर को एग्रीको उपकरणों का एक वैगन लोड भी दे रहे हैं। मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन ग्वालियर एक्सटेंशन P3 को दिनांक 20 दिसंबर 1950 को लिखे गए पत्र का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उन्होंने
लंबित ऑर्डर के बारे में उल्लेख किया था और उपर्युक्त लंबित उपकरणों के साथ कुछ और उपकरण भेजने की पेशकश की थी और उस संबंध में सलाह मांगी थी, साथ ही 3,000 रुपये की अग्रिम राशि भी मांगी थी। ये स्पष्ट है कि वादी संघ द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। जैसा कि उनके पत्र दिनांक 9 फरवरी 1951 एक्सटेंशन P18 द्वारा बताया गया है कि उन्होंने लंबित ऑर्डर के बारे में उल्लेख किया था और उपर्युक्त लंबित उपकरणों के साथ कुछ और उपकरण भेजने की पेशकश की थी और उस संबंध में सलाह मांगी थी, साथ ही 3,000 रुपये की अग्रिम राशि भी मांगी थी। ये स्पष्ट है कि वादी संघ द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। अतिरिक्त आपूर्ति के बदले में अग्रिम राशि भेजी, आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे इसे एक्सटेंशन P3 में उल्लिखित आपूर्ति किए जाने वाले शेष माल के साथ भेज दें। मैंने पहले ही एक्सटेंशन P4, P5 और P6 का उल्लेख किया है। सभी की तारीख 31 जनवरी 1952 है, लेकिन मैं अब एक्सटेंशन P29 और P301 का भी उल्लेख कर सकता हूं। ये मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा एजेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर को क्रमशः 11 फरवरी 1952 और 1 फरवरी 1952 दिनांकित पत्र हैं। इन दो पत्रों से पता चलता है कि रुपये का एक विनिमय बिल साइड ड्राफ्ट 6,804 तथा 4 आने का मूल्य का एक नोट मैसर्स एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन ग्वालियर के नाम पर 1 फरवरी 1952 को तैयार किया गया था तथा संबंधित आर दिनांक 28 जनवरी 1952 को साइड ड्राफ्ट के साथ बैंक को भेजा गया था ताकि ड्राफ्ट का सम्मान करने पर संबंधित पक्ष को आर सौंपे जा सकें। 8 उपर्युक्त निर्विवाद साक्ष्य के आधार पर इस मामले में कोई अन्य निष्कर्ष निकालना कठिन है, सिवाय इसके कि वादी संघ माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(1) में परिभाषित शब्द के अर्थ में खरीदार थे तथा मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड विवादित माल के विक्रेता थे, जैसा कि धारा 2 की उपधारा 13 में परिभाषित किया गया है। यदि उक्त आपूर्तिकर्ताओं तथा मैसर्स ग्वालियर एग्रीको डीलर्स एसोसिएशन के बीच इसके विभाजन से पहले कोई अनुबंध था, तो क्या वह घटना के बाद भी बना रहा, जो विभाजन के पश्चात एसोसिएशन की पहचान बदलने पर समाप्त हो गया। आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं द्वारा नए निकाय एसोसिएशन को एक नया प्रस्ताव दिया गया जिसमें वादी केवल उस निकाय के सदस्य थे तथा जिसे नए निकाय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये स्थिति दोनों पक्षों तथा प्रायोजक नागरिक आपूर्ति निदेशक के बीच पूर्वोक्त पत्राचार आदान प्रदान से स्पष्ट होती है। विक्रेताओं ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी कि वे पुराने ऑर्डर के बचे हुए माल के संबंध में एक नई इकाई अर्थात वादी संघ के साथ सौदा कर रहे थे तथा दूसरे नए निकाय सिंडिकेट को वे अलग से एक वैगन लोड माल की आपूर्ति कर रहे थे। केवल ये तथ्य कि लंबित ऑर्डर के संबंध में की गई आपूर्ति में पुराने अग्रिम का मुकदमा किया गया था, जिसमें प्रतिवादियों ने भी वादी खरीदारों के साथ योगदान दिया था, ये साबित नहीं करता कि विक्रेता वादी संघ और प्रतिवादियों के सिंडिकेट के बीच अंतर लेखांकन से उत्पन्न होने वाली देयता से किसी भी तरह से संबंधित थे। यह एसोसिएशन और सिंडिकेट के बीच तय किया जाने वाला प्रश्न था तथा यदि वह प्रश्न तय नहीं भी हुआ होता तो भी ये तथ्य खरीदार और विक्रेता द्वारा आदान प्रदान किए गए नए प्रस्ताव और नए स्वीकृति के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाले नए अनुबंध की वैधता को कम नहीं करता। नए अनुबंध की वैधता और वैधता सीधे अनुबंध अधिनियम की धारा 62 से आई थी। यह नए पक्षों के प्रतिस्थापन और उनके बीच एक नए अनुबंध का मामला बन गया जैसा कि धारा 62 के तहत परिकल्पित है। जैसा कि पोलक मुल्ला के अनुबंध अधिनियम 10वें संस्करण पृष्ठ 497 में उल्लेख किया गया है, नवीकरण मूल देनदार के किसी भी रूप में उत्तरदायी बने रहने के साथ संगत नहीं है। इसके लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में यह आवश्यक है कि मूल ठेकेदार के खिलाफ अधिकार त्याग दिया जाए और उसके स्थान पर नए अनुबंध पक्ष की देयता स्वीकार की जाए। ये भी देखें लीलाधर नेमचंद बनाम रावजी जुग जीवन AIR 1935 PC 93। 9 माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 19 के अनुसार बिक्री के लिए अनुबंधित माल में संपत्ति खरीदार को उस समय हस्तांतरित की जाती है जब अनुबंध के पक्षकार इसे हस्तांतरित करने का इरादा रखते हैं और यह भी माना जाता है कि पक्षों के इरादे का पता लगाने के उद्देश्य से अनुबंध की शर्तों, पक्षों के आचरण और मामले की परिस्थितियों
को ध्यान में रखा जाएगा। 20 दिसंबर 1950 को किए गए प्रस्ताव और 28 जनवरी 1952 को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विवादित माल के प्रेषण के बीच सिंडिकेट ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जिससे सिंडिकेट को नवीकरण पर आपत्ति हो। वास्तव में एक्सटेंशन D5 द्वारा नागरिक आपूर्ति निदेशक ने 26 जून 1951 को सिंडिकेट को सूचित किया था कि वे विवादित माल पर कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इस बीच पहले से ही उनके द्वारा विशेष वितरण के लिए एक वैगन प्राप्त हो चुका था। ये स्पष्ट है कि नागरिक आपूर्ति निदेशक की सिफारिश पर मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा पार्टियों को आपूर्ति की गई थी और इस तरह दोनों खरीदार और विक्रेता सभी उनके फैसले से बंधे थे। और तत्काल मामले में सबूत यह है कि आपूर्तिकर्ताओं और एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से और सिंडिकेट ने निहित रूप से नवीकरण को स्वीकार कर लिया था क्योंकि दोनों खरीदारों एसोसिएशन और सिंडिकेट को एक एक वैगन विशेष रूप से मिल रहा था क्योंकि इससे पहले उन्होंने अविभाजित एसोसिएशन को भेजे गए माल को समान रूप से साझा किया था। जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम किशोरीलाल AIR 1959 SC 1362 में माना गया, विवादित माल के संबंध में मूल अनुबंध को तीनों पक्षों द्वारा नागरिक आपूर्ति निदेशक के हस्तक्षेप पर प्रतिस्थापित समझौते द्वारा समाप्त कर दिया गया। वादी संघ द्वारा 15 फरवरी 1952 और 6 मई 1953 को प्रतिवादी राम बाबू को दिए गए कानूनी नोटिस एक्सटेंशन P31 और P32 में इस स्थिति को दोहराया गया था, जिसे पहले 10 फरवरी 1952 को एक्सटेंशन P11 के अनुसार संघ और सिंडिकेट के बीच पुराने खाते को साफ करने के लिए संघ द्वारा 240 रुपये और 6 आने का चेक भेजा गया था। ये स्पष्ट है कि तब तक विवादित माल की डिलीवरी प्रतिवादी रामबाबू द्वारा रेलवे से प्राप्त नहीं की गई थी और फिर भी उन्होंने संघ को RR सौंपने से इनकार कर दिया। 10. वर्तमान विवाद के संदर्भ में माल विक्रय अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अधिक प्रासंगिक हैं और तदनुसार उनके कुछ अंश नीचे उद्धृत हैं। 25. निपटान के अधिकार का आरक्षण। 1. जहां विशिष्ट माल की बिक्री के लिए एक अनुबंध है या जहां माल बाद में अनुबंध के लिए विनियोजित किया जाता है, विक्रेता अनुबंध या विनियोग की शर्तों के अनुसार कुछ शर्तों के पूरा होने तक माल के निपटान का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। ऐसे मामले में खरीदार को या वाहक या खरीदार को हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए अन्य जमाकर्ता को माल की डिलीवरी के बावजूद माल में संपत्ति खरीदार को तब तक नहीं मिलती है जब तक विक्रेता द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं। 2. 3. जहां माल का विक्रेता कीमत के लिए क्रेता से धन लेता है और क्रेता को विनिमय पत्र के साथ साथ लदान पत्र या जैसा भी मामला हो विनिमय पत्र की स्वीकृति या भुगतान सुनिश्चित करने के लिए रेलवे रसीद भेजता है, वहां क्रेता लदान पत्र या रेलवे रसीद वापस करने के लिए बाध्य है यदि वह विनिमय पत्र का सम्मान नहीं करता है और यदि वह लदान पत्र या रेलवे रसीद को गलत तरीके से रखता है तो माल में संपत्ति उसके पास नहीं जाती है। 11. वर्तमान मामले में विक्रेता मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने वादी संघ के नाम पर विनिमय पत्र तैयार किया और विवादित माल के लिए रेलवे रसीदें खरीदार द्वारा किए गए भुगतान के विरुद्ध RRS की डिलीवरी के लिए बैंक को भेजी। RRS द्वारा कवर किए गए माल में शीर्षक स्पष्ट रूप से भुगतान किए जाने के तुरंत बाद पारित हो गया और विनिमय पत्र का सम्मान किया गया। धारा 25 का स्पष्ट उद्देश्य माल में शीर्षक खरीदार को देना है, किसी और को नहीं, और यदि खरीदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भुगतान किया जाता है तो वह भुगतान खरीदार की ओर से किया गया माना जाएगा, अन्यथा RR लदान पत्र को उपधारा 3 के अनुसार गलत तरीके से रोक लिया गया माना जाएगा। विनिमय पत्र का सम्मान खरीदार द्वारा किया जाना चाहिए और उस शर्त को पूरा करने पर माल में शीर्षक उसके पास चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति क्रेता के वैध प्राधिकार के बिना कार्य करता है तो वह उपनिहिती माना जाएगा और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए वह उपनिहितकर्ता खरीदार के प्रति उत्तरदायी होगा। संविदा अधिनियम की धारा 148 और 149 दर्शाती है कि कोई व्यक्ति जो दूसरे के माल पर कब्जा रखता है या किसी दूसरे के स्वामित्व वाला माल उसे सुपुर्द किया जाता है, वह उसे उपनिहिती के रूप में तभी धारण करता है जब धारा 25 की उपधारा 1 में उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्य के पूर्व उसका कब्जा विधिक रूप से वर्जित हो। उसे उस उपनिहितकर्ता खरीदार के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जिसकी ओर से माल का कब्जा उसके द्वारा प्राप्त किया गया है और रखा गया है।
वास्तव में इसी उद्देश्य के लिए धारा 25(1) में खरीदार को हस्तांतरित करने के प्रयोजन के लिए खंड के आगे अन्य उपनिहिती शब्द जानबूझकर शामिल किए गए हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थन में मैंने ट्रस्टीज पोर्ट ऑफ बॉम्बे बनाम प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड AIR 1981 SC 1982 में पढ़ा, जिसमें एक वैधानिक जमानतदार की स्थिति धारा 25(1) के तहत परिकल्पित एक के समान एक अलग वैधानिक प्रावधान के संदर्भ में चर्चा की गई थी। तदनुसार इस मामले में वादी विवादित माल के जमानतदार के रूप में उसके द्वारा गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तर देने वाले प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा चलाने के हकदार थे, जिसकी डिलीवरी उसने रेलवे रसीदों के तहत अनधिकृत रूप से प्राप्त की थी, क्योंकि उन सामानों का शीर्षक बैंक को किए गए भुगतान द्वारा वादी संघ को हस्तांतरित कर दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उसने भुगतान किया था। 12. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए इस विषय पर अग्रणी मामले का संदर्भ उचित रूप से लिया जा सकता है। ध्यान सिंह बनाम भारत संघ AIR 1958 SC 274 देखें। इसमें यह माना गया है कि निक्षेपित द्वारा उस संबंध में की गई मांग पर माल की डिलीवरी न किए जाने की स्थिति में निक्षेपक अपने चुनाव पर निक्षेपित पर माल के गलत रूपांतरण या उसके गलत निरोध के लिए मुकदमा चलाने का हकदार है, और यदि निक्षेपक माल के गलत निरोध के लिए निक्षेपित के खिलाफ अपना उपाय अपनाता है, तो निक्षेपित के लिए ये कहना कोई उत्तर नहीं होगा कि वह पहले की तारीख में माल के गलत रूपांतरण का दोषी था और उसके गलत निरोध के लिए वादी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। ये भी माना गया है कि गलत तरीके से हिरासत में रखना एक अकृत्य है जो तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रतिवादी द्वारा वादी को माल की पुनः डिलीवरी नहीं कर दी जाती। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला एकमात्र निर्णय या फैसला यह है कि प्रतिवादी वादी को माल सौंप दे या इसके बदले में बिक्री की तिथि पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर दे। स्थापित कानून की किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से वापस रखना अपने आप में वास्तविक क्षति के लिए एक आधार है, न कि नामात्र की क्षति के लिए, जैसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्टीमरशिप मेडियाना के मालिकों के मामले में 1900 AC 113 पृष्ठ 118 पर माना गया था, को दोहराया गया और यह माना गया कि वादी को माल की पुनः डिलीवरी या वैकल्पिक रूप से इसके मूल्य के भुगतान के अलावा गलत तरीके से हिरासत में रखने के लिए भी क्षतिपूर्ति का हकदार था। 13. अब बचाव पक्ष की दलील पर विचार करना आवश्यक है, या दूसरे शब्दों में प्रतिवादी द्वारा उसके द्वारा किए गए अकृत्य के लिए दिए गए औचित्य पर। महत्वपूर्ण दस्तावेज एक्सटेंशन D3 को देखने और उसकी विषय वस्तु का विश्लेषण करने से पहले मैं संविदा अधिनियम की धारा 167, 170 और 171 का संदर्भ देना चाहता हूं। लिखित बयान में दलील और D.W. मोतीलाल के साक्ष्य में यह है कि विवादित माल 5,606 रुपये या उससे अधिक के संबंध में प्रभार के अधीन था, क्योंकि वह राशि सिंडिकेट का पैसा था, या उस मामले में प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों का जिसका प्रतिवादी ने बैंक से रुपये निकालने और माल ढुलाई आदि का भुगतान करने में उपयोग किया था। इस संबंध में ये ध्यान दिया जा सकता है कि यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वादी संघ हमेशा प्रतिवादी को विवादित माल की डिलीवरी लेने में उसके द्वारा किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए तैयार था, और इस प्रकार उन्होंने धारा 170 की आवश्यकताओं को पूरा किया था। धारा 167 के तहत ये प्रावधान है कि यदि उपनिषद के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का उपनिषदित माल पर कोई दावा है, तो वह उपनिषद को माल की डिलीवरी के लिए और माल के स्वामित्व का फैसला करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। वर्तमान मामले में बेशक प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों ने धारा 167 के तहत परिकल्पित उपाय का सहारा नहीं लिया, और धारा 167 के तहत परिकल्पित उनके अधिकार, यदि कोई हो, के आधार पर वादी के मुकदमे का विरोध करने की भी परवाह नहीं की। दूसरी ओर एकमात्र बचाव जो उत्तर देने वाले प्रतिवादी धारा 170 के संदर्भ में कर सकते थे, वह उनके लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उन्होंने वादी संघ, आपूर्तिकर्ताओं और नागरिक आपूर्ति निदेशक द्वारा विवादित माल की डिलीवरी के लिए वादी संघ को उनके द्वारा विवादित माल की डिलीवरी के लिए किए गए अनुरोध का अनुपालन करने में चूक की, जिसके लिए उन्हें विवादित माल की डिलीवरी लेने में उनके द्वारा किए गए व्यय का भुगतान किया गया था। हालांकि धारा 171 का संदर्भ दिया जा सकता है, जो अमानतदारों की श्रेणी की बात करती है, जिसके पास पक्षों के बीच खाते में देय शेष राशि के लिए सुरक्षा के रूप में किसी भी सामान पर कब्जा बनाए रखने के लिए सामान्य ग्रहणाधिकार हो सकता है।
केवल बैंकर, फैक्टर, घाट मालिक, उच्च न्यायालय के वकील और पॉलिसी ब्रोकर को इसके तहत विचारित सामान्य ग्रहणाधिकार का अधिकार है, और उत्तर देने वाला प्रतिवादी बेशक उस श्रेणी से संबंधित है। किसी भी मामले में उसने वादी संघ द्वारा उन्हें देय किसी भी धन के भुगतान के लिए प्रोफॉर्मा प्रतिवादियों की ओर से दावा करने का अपना अधिकार स्थापित नहीं किया है। वास्तव में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक्सटेंशन P11 के अनुसार उनके बीच सभी खातों का निपटान किया गया था और इसके विपरीत कुछ भी DW मोतीलाल के साक्ष्य या बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित किसी भी दस्तावेज में रिकॉर्ड पर नहीं आया था। 14. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दस्तावेज एक्सटेंशन D3 को सूचना पत्र के रूप में शीर्षक दिया गया है और इसके कथनों को पढ़ने पर भी इसके संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष और निष्कर्ष को स्वीकार करना संभव नहीं है। किसी भी तरह से दस्तावेज को किसी भी पक्ष के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कहा जा सकता है। पहले ही वाक्य में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेशों के तहत ग्वालियर एग्रीकोल्ड डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों को निदेशक नागरिक आपूर्ति द्वारा उनके पत्र दिनांक 24 नवंबर 1950 एक्सटेंशन P1 के माध्यम से दो अलग अलग निकायों अर्थात एग्रीकोल्ड डीलर्स सिंडिकेट और ग्वालियर एग्रीकोल्ड डीलर्स एसोसिएशन के गठन के निर्णय के बारे में सूचित किया जा रहा था। उन निकायों के सदस्यों के नाम का उल्लेख किया गया था। दस्तावेज में आगे कहा गया है कि दोनों निकाय अपने अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे और अपने अपने नाम से आपूर्तिकर्ताओं के साथ अलग अलग ऑर्डर बुक करेंगे। जिस महत्वपूर्ण कथन पर स्पष्ट रूप से भरोसा किया गया है वह है कि लंबित ऑर्डर के तहत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अप्राप्त माल और उसके संबंध में ये कहा गया है कि पुराने अध्यक्ष और पुराने सचिव उन सदस्यों के बीच वितरण के संबंध में अधिकार का प्रयोग करना जारी रखेंगे जिन्होंने उन सामानों के लिए अग्रिम भुगतान किया था। दस्तावेज के अंतिम वाक्य में ये कहा गया है कि सभी सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद 17 सदस्यों के नाम दिए गए हैं। केवल कुछ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे और सदस्यों में से एक ने यह भी समर्थन किया था कि उसे लाल रंग से रेखांकित भाग के संबंध में आपत्ति थी। महत्वपूर्ण रूप से, जैसा कि पहले बताया गया था, दस्तावेज में किसी भी बैठक या किसी संकल्प की बात नहीं की गई थी और इसमें कोई कथन नहीं था कि किसी भी बैठक में किसी भी निर्णय के अनुसरण में नोटिस जारी किया गया था। 15. बेशक दोनों निकाय नए और पुराने एसोसिएशन और सिंडिकेट प्रत्येक व्यक्तियों के एक निगमित संघ थे, इसलिए दोनों निकायों के पास कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं था। बेशक किसी भी निकाय ने अपने चुने हुए पदाधिकारियों द्वारा अपनी ओर से व्यवसाय के संचालन के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे। पदाधिकारियों, अध्यक्ष और सचिव और इस मामले में यहां तक कि दोनों निकायों के किसी भी सदस्य को जो अपनी ओर से कार्य करने का दावा करता है को उस संबंध में अपना कानूनी अधिकार स्थापित करना था, क्योंकि वह दावा केवल अनुबंध अधिनियम के तहत एजेंसी के सिद्धांतों पर आधारित हो सकता था। किसी भी ऐसे निकाय के सभी सदस्यों को बाध्य करने के लिए उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या अपने एजेंट के माध्यम से अपनी सहमति व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। पैटर्न के न्यायशास्त्र 3रे संस्करण में पृष्ठ 385 पर विद्वान लेखक ने ऐसे संघों के मामलों से निपटने में निम्नलिखित रूप से देखा है। यह एक सामान्य कानून है कि किसी एसोसिएशन पर उसके अपने नाम से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसका कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता। इसलिए अनुबंध के तहत केवल उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने खुद को व्यक्तिगत रूप से बाध्य किया है या जिन्हें एजेंसी के सामान्य नियमों के तहत प्रिंसिपल माना जा सकता है। और कानून यह मानता है कि साधारण क्लब के मामले में समिति में सदस्यों के क्रेडिट को गिरवी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। निस्संदेह एक्सटेंशन D3 के अलावा उत्तर देने वाला प्रतिवादी किसी भी निहित प्राधिकार का दावा नहीं कर सकता था, और महत्वपूर्ण रूप से एक्सटेंशन D3 एक अपूर्ण और हानिकर दस्तावेज था जो विवादित माल के संबंध में उसे कोई स्पष्ट प्राधिकार प्रदान नहीं करता था। 16. यदि यह मान भी लिया जाए कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी का आदेश वास्तव में लंबित आदेश के माल के वितरण के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के संबंध में उसका प्रस्ताव था, तो भी उसके पास 8 अगस्त 1950 को उस पद से त्यागपत्र देने के पश्चात पुराने या अविभाजित संघ के अध्यक्ष के रूप में वादी संघ के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
दूसरी ओर उपर्युक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी को 27 दिसंबर 1950 तक नए निकाय सिंडिकेट का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, जब नोटिस एक्सटेंशन D3 जारी किया गया था और इस प्रकार उसे सिंडिकेट के एजेंट के रूप में भी स्वीकार करना कठिन है। वर्तमान मामले में उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा कोई विशिष्ट प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था, जिससे वह अपने दावे को अन्यथा बनाए रख सके, जिसके पास एक्सटेंशन D3 पैटर्न पृष्ठ 10 में निहित प्रस्ताव करने का कानूनी अधिकार था। धारा 383 में उल्लेख किया गया है कि ऐसे एसोसिएशन के मामले में सदस्य के त्यागपत्र देने पर एसोसिएशन की सदस्यता के आधार पर उसके पास मौजूद सभी अधिकार तत्काल समाप्त हो जाते हैं और वास्तव में ऐसा सदस्य एसोसिएशन के विघटन की मांग भी नहीं कर सकता है। 17 इसके अलावा एक्सटेंशन D3 को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला मुख्य दोष यह है कि जिन पक्षों को प्रस्ताव दिया गया था, अर्थात अविभाजित एसोसिएशन के 17 सदस्यों द्वारा किसी भी तरह से कोई स्वीकृति व्यक्त नहीं की गई थी। साक्ष्य के आधार पर उत्तर देने वाले प्रतिवादी की लिखित बयान में उन सदस्यों की बैठक आयोजित होने या पारित किसी प्रस्ताव के बारे में दलील, जैसा कि D.W. मोतीलाल ने दावा किया है, स्थापित नहीं हुई है। दस्तावेज के मुखपृष्ठ पर कुछ सदस्यों ने केवल नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे और सदस्यों में से एक ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की थी। अनुबंध अधिनियम की धारा 7 में यह विचार किया गया है कि किसी प्रस्ताव या पेशकश को स्वीकृति द्वारा बाध्यकारी वादे या अनुबंध में परिवर्तित किया जाना चाहिए और स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए और किसी सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त की जानी चाहिए। इस संबंध में भगवान दास बनाम गिरधारीलाल AIR 1966 SC 543 में जो देखा गया है, उसका संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध के अनिवार्य तत्वों को इंगित किया गया है। यह माना गया है कि किसी अनुबंध को बनाने के लिए कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती है और जब तक मनों का मिलन नहीं होता है, दूसरे शब्दों में सर्वसम्मति नहीं होती है, तब तक कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। ये बताया गया है कि एक समझौता केवल मन की स्थिति से नहीं होता है और स्वीकार करने का इरादा होना चाहिए और भाषण, लेखन या अन्य कार्य द्वारा उस इरादे की कुछ बाहरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वास्तव में एक अनुबंध के मामले में जिसमें पारस्परिक वादा शामिल है, प्रस्तावक को ये सूचना मिलनी चाहिए कि प्रस्तावितकर्ता ने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली है और अपने वादे को पूरा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। 18 वर्तमान मामले में सभी 17 सदस्य जिन्हें उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा नोटिस एक्सटेंशन D3 जारी किया गया था, उनसे स्पष्ट रूप से उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था का पालन करने के लिए सहमत होने का वादा पूरा करने की अपेक्षा की गई थी, अर्थात लंबित आदेश के सामान को उसके और सचिव द्वारा वितरित करने के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों ने अविभाजित एसोसिएशन के अपने अपने पदों को धारण करना बंद कर दिया था और नए पदाधिकारियों ने कार्यभार नहीं संभाला था। तदनुसार केवल अपने हस्ताक्षर करने से उन सदस्यों को एक्सटेंशन में निहित प्रस्ताव की अपनी स्वीकृति व्यक्त नहीं की जा सकती। D3 इस तथ्य के अलावा कि सभी 17 सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और उनमें से एक ने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। इस संदर्भ में इस तथ्य का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि 25 मई 1951 को वादी संघ की एक बैठक हुई थी, जिसे पुनर्गठित किया गया था और उस बैठक में प्रस्ताव एक्सटेंशन D3 पर चर्चा की गई थी और उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। उस स्थिति को बाद में एक्सटेंशन P11 में दोहराया गया था और अस्वीकृति के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, न केवल इसके तहत बल्कि अन्य दस्तावेजों जैसे कि एक्सटेंशन P31 और P32 के तहत भी उत्तर देने वाले प्रतिवादी को सूचित किया गया था। 19 पूर्वोक्त अनेक कारणों से ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष को कायम रखना कठिन है कि एक्सटेंशन D3 एक समझौते का संकल्प था, जिसके द्वारा वादी बाध्य थे और जिसने प्रतिवादी की उस कार्रवाई के लिए औचित्य प्रदान किया जिसके संबंध में वाद संस्थित किया गया था। 20 इसलिए अपील सफल होनी चाहिए और अपीलकर्ताओं के दावे को कायम रखने के लिए आक्षेपित डिक्री में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि उत्तर देने वाला प्रतिवादी अपीलकर्ताओं को वादपत्र की अनुसूची ए में सूचीबद्ध माल के पूरे स्टॉक की डिलीवरी करने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि वे 7,300 रुपये का भुगतान करें जो उसने माल की डिलीवरी लेने में खर्च किया था। हालांकि अपने लिखित बयान में उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने ये रुख अपनाया है कि पूरा स्टॉक अभी उपलब्ध नहीं है
इसलिए वैकल्पिक रूप से निर्देश देना आवश्यक है। यदि अपीलकर्ता निष्पादन कार्यवाही में आंशिक डिलीवरी या वैकल्पिक रूप से उन्हें भुगतान किए जा रहे पूरे माल के मूल्य का दावा करते हैं, तो न्यायालय उन मालों का मूल्य परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तिथि अर्थात 22 जनवरी 1973 को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा। 8 अपीलकर्ता निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित माल के मूल्य का समान भागों में भुगतान पाने के हकदार होंगे और यदि वे ऐसा चाहें तो उसी अनुपात में उपलब्ध माल की आंशिक डिलीवरी भी प्राप्त करेंगे। वे अपने दावे के अनुसार 1000 रुपये की क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे, जिसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 14 साल पहले जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तब वे 21 साल तक व्यापार में नुकसान उठाने के लिए और अधिक क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो दावा किया है, उससे अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे ट्रायल कोर्ट के फैसले की तारीख से माल के मूल्य और मुआवजे के लिए निर्धारित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने के भी हकदार होंगे। 21 परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाता है, जिसमें 8 वादी अपीलकर्ता को उपर्युक्त राहत के हकदार माना जाता है। अपीलकर्ता इस अदालत में अनुसूची के अनुसार अपनी लागत के भी हकदार हैं। गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब